हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल ऑनलाइन शिक्षण। मैं हूं आपके साथ अंजलि बालियान और आप सभी साथियों का स्वागत करती हूं। सो गाइज, आज हमारी पर्यावरण अध्ययन एवं शिक्षण विषय की 27वें नंबर की क्लास है और आज की क्लास में एक बहुत बेहतरीन टॉपिक हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। और शुरू क्या, इसी क्लास में इसको पूरा खत्म भी करेंगे बहुत ही बेहतरीन तरीके से, जिसका नाम है जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। आपने बहुत जगह से पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन इतना ज्यादा सीक्वेंस में चीजें आपको पहले कभी समझ में नहीं आई होगी जैसा कि आज आप समझने वाले हैं। इसी क्लास में हम हॉट स्पॉट के बारे में भी जानेंगे, क्या होता है, जैव विविधता क्या है, ठीक है, किस क्षेत्र को हम जैव विविधता वाला क्षेत्र कहते हैं, भारत में कौन कौन से क्षेत्र है, ठीक है, और जैव विविधता का संरक्षण कैसे होता है। यानी जीरो से लेकर के जितनी भी आपको चीजें जैव विविधता से संबंधित जान लेनी चाहिए, आपके एग्जाम में पूछी जाती है, उन्हीं चीजों पर हम बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आपको ये कॉन्सेप्ट बेहद बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। गाइस, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर आपको क्लास पसंद आती है। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले हम लोग जानेंगे जैव विविधता है क्या, ठीक है। तो दोस्तों, जैव विविधता, जिसको कि हम इंग्लिश में कहते हैं बायोडायवर्सिटी, इस शब्द का सबसे पहला जो प्रयोग था वो किसने किया था? यह प्रयोग किया था बायोडायवर्सिटी या जैव विविधता शब्द का सबसे पहले वॉल्टर जी रोसेन ने। अब यहाँ इस चीज को लेकर के पहले ही पॉइंट पे बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते हैं कि इस शब्द का प्रयोग विल्सन ने किया या वॉल्टर ने किया। तो दोनों का अंतर आज आपको समझ में आ जाएगा। जो जैव विविधता शब्द है, इसका सबसे पहली बार प्रयोग किया था वॉल्टर जी रोसेन ने 1985 में, ठीक है, वॉल्टर जी रोसेन ने 1985 में। तो फिर विल्सन ने क्या किया? विल्सन को इसके पिता कहा जाता है, जैव विविधता के जनक कहा जाता है, E.O. विल्सन को। तो दोनों में ये अंतर है, जनक कौन है? E.O. विल्सन है। साथ ही साथ अगर शब्द पूछ ले जैव विविधता शब्द किसने दिया, तो वॉल्टर जी रोसेन ने दिया। याद रहेगा, 1985 में दिया। ये भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब दोस्तों, जैव विविधता शब्द किसने दिया, जनक कौन है, ये आपने जान लिया बेहद बेहतरीन तरीके से। अब हम जानेंगे कि जैव विविधता होती क्या है, किस क्षेत्र को हम जैव विविधता वाला क्षेत्र कहेंगे। दोस्तों, जैव विविधता दो शब्दों के मेल से बना है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, जैव और विविधता। जैव मतलब जिसमें भी जीव हो, जिसमें भी जीवन हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, ठीक है, सभी जीवित जितने भी जीवित प्राणी हैं, उनमें जो विविधता पाई जाती है, विविधता इन द सेंस अलग अलग जाति, अलग अलग आप कह सकते हैं प्रजाति के जो जीव पाए जाते हैं, तो उनकी विभिन्न प्रजातियों को हम विविधता कहते हैं, ठीक है। तो जीवों में पाई जाने वाली विविधता ही जैव विविधता कहलाती है। जैसे किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में या इकोसिस्टम में, या बायोम भी इसी को कहते हैं, इसमें मिलने वाली जो जीव जंतुओं की प्रजातियां होती है, उन प्रजातियों की जो विविधता होती है, यानी अलग अलग बहुत सारे प्रकार की जो विभिन्नताएं उसमें पाई जाती है, उसी को हम जैव विविधता कहते हैं, ठीक है। समझ में आ गया क्या है जैव विविधता। अभी थोड़ा सा हम एक और टर्म आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कई बार कि ये बताइए जीवोम किसे कहते हैं, ठीक है। इंग्लिश में जीवोम को बायोम बोलते हैं, तो ये बायोम या जीवोम क्या होता है ना, इसको देखते हैं सबसे पहले। ये भी एक छोटा सा इसके बारे में कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। समान जैविक तथा अजैविक दशाओं वाले प्राकृतिक परितंत्र को जीवोम कहा जाता है, ठीक है। समान उसमें जैविक और अजैविक दशाएं होती है, उसी प्राकृतिक परितंत्र को हम जीवोम कह देते हैं या बायोम कह देते हैं। अब जो यहाँ पर आपके लिए जानने वाली चीजें हैं, वो सबसे ज्यादा यहाँ है। ये इमेज जो आप देख पा रहे हैं, इसी से आपको पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा जैव विविधता का खेल क्या है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो भी चीज मैं आपको साथ साथ बताती हुई चलूंगी। तो अभी तक जितना हमने जाना, उसमें से प्रश्न कैसे बनेगा, सबसे पहले तो शब्द किसने दिया, जनक कौन है, यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा, अगर बात करें जैव विविधता किसे कहते हैं, इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित करके एग्जामिनर दे देगा और पूछेगा निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो वहां आप पहचान लेंगे, ठीक है।
तो यहाँ अब हम देखने वाले हैं इस इमेज की हेल्प से कि भाई और क्या चक्कर है जैव विविधता का। सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला क्षेत्र किसको कहा जाता है, या किस क्षेत्र को जैव विविधता वाले क्षेत्र की उपाधि दी जाती है? जिस भी क्षेत्र का टेम्परेचर हाई हो और वहाँ रेनफॉल भी ज्यादा होती हो, यानी जहाँ वर्षा ज्यादा हो और जहाँ का तापमान भी उच्च हो, उसी क्षेत्र को जैव विविधता क्षेत्र हम घोषित कर देते हैं। क्यों जैव विविधता? यानी हमने तो अभी जाना कि भाई जैव विविधता से मतलब है जहाँ जीव जंतुओं की ढेर सारी प्रजाति हो, पेड़ पौधों की, जीव जंतुओं की। तो फिर हमने हाई टेम्परेचर और हाई रेनफॉल से क्या मतलब है? तो देखिए दोस्तों, जहाँ ज्यादा वर्षा होगी, तो क्या आप नहीं जानते कि जहाँ लंबे समय तक और ज्यादा वर्षा होती रहती है, उस पानी में बहुत सारे नए नए प्रकार के जीव, कीट पतंगे, बहुत सारे उसमें क्या करते हैं, उसमें पनप जाते हैं, है ना। बहुत सारे प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पति और जीव जंतु उसमें बहुत सारे हो जाते हैं। तो इसका मतलब वही तो है, बहुत सारी विविधताओं वाले जीव उसमें आ जाएंगे। जहाँ ज्यादा वर्षा होगी, ज्यादा तापमान होगा, तो उसे ही हम उस क्षेत्र को जैव विविधता कहते हैं। ठीक है, जैव विविधता। अब देखिए, जहाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा, ज्यादा वर्षा होगी, वहाँ वनस्पति भी ज्यादा होगी। वनस्पति ज्यादा होगी तो वनस्पति पर रहने वाले, उन पेड़ पौधों के बीच में उनको खाने वाले कीट पतंगे, कीड़े मकोड़े, बहुत सारे जानवर भी वहां हो जाएंगे। ठीक है, और इसी क्षेत्र में मानव की संख्या भी ज्यादा होती है। ठीक है, या जो प्रजनन क्षमता होती है वो अधिक होती है ऐसे एरिया में जहाँ टेम्परेचर और रेनफॉल दोनों ही हाई रहते हो। इसी के साथ आप यहाँ देख पा रहे हैं, इससे आपको एक बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। जो आप इधर इमेज देख पा रहे हैं, ग्लोब दर्शाया गया है और ये इसके बिल्कुल बीचों बीच भूमध्य रेखा है, जिसको हम विषुवत रेखा के नाम से भी जानते हैं, जो कि 0 डिग्री एक्सांश पर खींची हुई है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बनता है, यहाँ से आपके पेपर में प्रश्न ऐसे बना हुआ है प्रीवियस पेपर में कि ये बताइए, विषुवत रेखा से ध्रुव की तरफ जाने पर जैव विविधता कम होगी या बढ़ जाएगी? तो आप ही बताइए। मैंने अभी क्या बताया आपको कि जैव विविधता ज्यादा कहाँ होती है? जहाँ ज्यादा टेम्परेचर हो, ज्यादा रेनफॉल हो। कहाँ होता है ज्यादा टेम्परेचर? सबसे ज्यादा टेम्परेचर आपके विषुवत रेखा के आसपास वाले एरिया में होता है। ठीक है, ये है विषुवत रेखा। इसके आसपास वाला जो ये एरिया ग्रीन कलर से हाईलाइट किया गया है, कहने का मतलब ये है कि विषुवत रेखा के लगभग 30 डिग्री उत्तर और 30 डिग्री दक्षिण अक्षांश के बीच वाला जो ये एरिया होता है, जो कि आपको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया गया है। ठीक है, तो विषुवत रेखा के पास में सबसे ज्यादा टेम्परेचर होगा, सबसे ज्यादा रेनफॉल होगी। इसका मतलब सबसे ज्यादा जैव विविधता भी विषुवत रेखीय क्षेत्र में पाई जाती है। और जब हम इस ध्रुव की तरफ जाएंगे तो जैव विविधता क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर कम होता है और टेम्परेचर कम होने की वजह से वर्षा भी कम होती है। ठीक है, चाहे वो हम ध्रुव पर उत्तरी गोलार्ध में जाए या उत्तरी ध्रुव पर जाए, चाहे दक्षिणी ध्रुव पर जाए, बात तो एक ही है। ध्रुव पर जाने पर क्या होगा? टेम्परेचर कम हो जाएगा, रेनफॉल कम हो जाएगी, तो यानी जैव विविधता भी कम हो जाएगी। यहीं से एक और प्रश्न पूछ सकता है इसका बिल्कुल अपोजिट, कि ये बताइए, ध्रुव से भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा की तरफ जाने पर जैव विविधता बढ़ेगी या घटेगी? इसका जवाब आप मुझे दीजिए, अगर आपने ये चीज बहुत अच्छे से समझ ली है तो। ठीक है, इसी से आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होती चली जाएगी। यहाँ अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे जैव विविधता के क्या कुछ प्रकार भी होते हैं। बिल्कुल होते हैं, 3 प्रकार होते हैं जैव विविधता के। कौन कौन से? पहला है आनुवांशिक विविधता। ठीक है, आनुवांशिक विविधता। दूसरा है प्रजातीय विविधता और तीसरा प्रकार इसका है सामुदायिक या परितंत्र विविधता। अब ये क्या है? ठीक है, सबसे पहले तो आपको यही पता हो कि 3 प्रकार की होती है और कौन कौन सी, क्योंकि आपसे यहाँ से प्रश्न कैसे बनेगा, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का प्रकार नहीं है। तो जब आपको ये 3 पता होंगे तभी तो आप जो नहीं है उसको पहचान पाएंगे। तो पहले तो आपको इनके नाम पता हो। एक तो आनुवांशिक विविधता, दूसरा प्रजातीय विविधता, तीसरा है आपका सामुदायिक या परितंत्र विविधता। सबसे पहले बात करेंगे आनुवांशिक विविधता की। ये आनुवांशिक विविधता से क्या मतलब है दोस्तों? जब एक ही प्रजाति में जो जीन संबंधित विविधता पाई जाती है, कि भाई एक ही प्रजाति है कोई,
उसमें अगली अगली जो पीढ़ी आई उसमें जीन संबंधित जो डिफरेंस देखने को मिला, ठीक है। अब कैसी विविधता हो सकती है एक ही प्रजाति के अंदर, जैसे मानव प्रजाति है, उदाहरण में आप लीजिए, जैसे मानव प्रजाति है, केवल एक ही प्रजाति के अंतर्गत हम देख रहे हैं जिसमें आनुवांशिक जीन से संबंधित आप कह सकते हैं विविधता पाई जाती है। जैसे मान के चलिए कि हमारे माता पिता की हाइट बहुत लंबी है, ठीक है, फिर अगली पीढ़ी में हम आए, हमारी हाइट उतनी लंबी नहीं हो पाई, तो ये विविधता है, ये भी तो विविधता है, ठीक है। एक ही प्रजाति के अंतर्गत चेंजेस देखने को मिले और जो बदलाव दिखे वही विविधता है, तो ये हो गया आनुवंशिक विविधता का उदाहरण। साथ ही बात करें प्रजातीय विविधता की, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें विभिन्न जातियों के मध्य में जो विविधता पाई जाती है उसको हम प्रजातीय विविधता, प्रजाति मतलब अलग अलग जातियों के मध्य, ठीक है, विभिन्न जातियों के मध्य जो विविधता पाई जाएगी उसको क्या कहते हैं, प्रजातीय विविधता कहते हैं। उदाहरण के तौर पर जैसे हम मानव और लंगूर के बीच में अंतर देखने लगे कि भाई इन दोनों में कितनी विविधता है, ठीक है, तो अलग अलग जातियों के बीच में देख रहे हैं, तो ये कौन सी हो गई, प्रजातीय विविधता। और बात करें सामुदायिक या परितंत्र विविधता, इसकी बात करें तो इसका मतलब है पारिस्थितिकीय तंत्र में पाए जाने वाले जितने भी जीव जंतु पादप है उन सब के बीच में अगर विविधता को हम देखें, ठीक है, एक सामुदायिक रूप से, तो वो हो जाएगा आपका सामुदायिक या परितंत्र विविधता। अब इनके नाम आपके लिए ज्यादा जरूरी थे जानने, बाकी आपको ये चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई है। हम आगे बढ़ते हैं और आज के बाद आपको जैव विविधता वाले टॉपिक से आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, सारी चीजें इसी क्लास में आपको क्लियर हो जाएगी बहुत ही कम समय में, और बहुत ध्यान से आपको बस समझते हुए चलना है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जो विषुवत रेखीय हमारा या विषुवत रेखा के आसपास वाला क्षेत्र होता है वह सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। तो उसी चीज को यहाँ पर और थोड़ा सा इलेबोरेट किया गया है कि विषुवत रेखीय वर्षा वन, जिसको हम सदाबहार वन के नाम से भी जानते हैं, विषुवतीय वर्षा वन को जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहा जाता है, क्योंकि यह विश्व का सर्वाधिक जैव विविधता वाला पारिस्थितिकी तंत्र होता है। अब हॉटस्पॉट एक नया शब्द आ गया यहाँ पर, क्या है ये हॉटस्पॉट, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे। अभी आप ये समझिए कि विषुवत रेखा के आसपास जो भी वन होंगे उनको क्या कहते हैं, विषुवत रेखीय वर्षावन। अब वर्षावन क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा वर्षा होती है, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कौन से वनों में सबसे ज्यादा जैव विविधता देखने को मिलेगी, विषुवत रेखीय वर्षा वनों में, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम दोस्तों देखेंगे जो ये हॉटस्पॉट शब्द है इसको पकड़ लीजिए, क्यों, क्योंकि हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया ये पूछ लिया जा सकता है, तो हॉटस्पॉट शब्द दिया नॉर्मन मायर्स ने, ठीक है, नॉर्मन मायर्स ने ये हॉटस्पॉट शब्द का जिक्र किया। और हॉटस्पॉट का मतलब क्या होता है इसके बारे में हम अभी आगे आगे चलेंगे और जानेंगे कि भारत में कितने हॉटस्पॉट है, ठीक है, कहाँ कहाँ है, उनके बारे में पेपर में कैसे प्रश्न पूछा जाता है, वो सारी चीजें हम देखेंगे। अभी यहाँ आप देख पा रहे हैं, हम सबसे पहले ही जानेंगे कि भारत में कहाँ कहाँ है ये हॉटस्पॉट। हॉटस्पॉट को तप्त स्थल भी कहते हैं, और किस नाम से जानते हैं, मतलब क्या है उसको अभी धीरे धीरे समझते चले। पहले एक बार मैप में आप देख लीजिए कि ये भारत का मानचित्र है और इसमें हमें देखना ये है कि कितने हॉटस्पॉट भारत में स्थित है। तो यहाँ आप देख पा रहे हैं, एक तो हिमालय की बात की गई है, ठीक है, हिमालय, इंडो बर्मा और वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट की चर्चा आते ही आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी, क्योंकि आप जाहिर सी बात इसके बारे में जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो आज के बाद आपको यहाँ से भूलने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखिए जो ये वाला एरिया है, ये वाला जो एरिया है जिसको मैं रेड पेन से डिनोट कर रही हूँ, ये हिमालय वाला क्षेत्र है, ठीक है, हिमालय वाला क्षेत्र है, और ये एक भारत में हॉटस्पॉट बनाया गया है, जैव विविधता का हॉटस्पॉट है। अभी हॉटस्पॉट क्या है अभी धीरे धीरे क्लियर होगा आपको। तो ये हिमालय वाला क्षेत्र हो गया, बाकी ये इंडो बर्मा वाला क्षेत्र है, ये भी एक हॉटस्पॉट है भारत में, ठीक है। तो एक तो हो गया हिमालय वाला, दूसरा हम अभी बात कर रहे हैं इंडो बर्मा। इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है, दो हो गए। अभी आगे बढ़ते हैं, दो हो गए आपके क्लियर, और तीसरा यहाँ किसके बारे में बात की गई है, वेस्टर्न घाट के बारे में।
तो वेस्टर्न घाट की जब हम बात करेंगे तो इधर देखिए ईस्ट और इधर क्या है वेस्ट। जितने यहाँ घाट होते हैं उनको ईस्टर्न घाट कहते हैं यानी पूर्वी घाट कहते हैं, और इधर वाले घाट को क्या नाम देते हैं, यहाँ से लेकर के नीचे तक ये पश्चिमी घाट है यानी वेस्टर्न घाट है। तो यहाँ भी बहुत ज़्यादा संख्या में, या आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा जैव विविधता क्षेत्र में वेस्टर्न घाट में या पश्चिमी घाट में पाई जाती है। ठीक है, तीसरा हॉटस्पॉट हो गया हमारा वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट। चौथा क्या है, तो चौथे की अगर बात करें तो जितने भी हमारे यहाँ महाद्वीप स्थित है ये आपका चौथा हॉटस्पॉट होता है किसका, जैव विविधता का। तो चलिए अब हम जानेंगे हॉटस्पॉट के बारे में। देखिए यहाँ पर हॉटस्पॉट को हम उष्ण स्थल के नाम से भी जानते हैं और तप्त स्थल के नाम से भी। ऊपर हमने तप्त स्थल के नाम से जाना था, तो एग्जामिनर कैसे फंसाएगा, इसके नाम अलग अलग कर देगा, और नाम अलग करते ही आप सोचेंगे पता नहीं क्या पूछ लिया। तो हॉटस्पॉट की बात करें, उष्ण स्थल की बात करें, तो आपको यही समझना है कि जिस क्षेत्र में जैव विविधता विशेष तौर पर पाई जाती है या जैव विविधता वाले जो विशेष केंद्र होते हैं उनको ही हम हॉटस्पॉट कहते हैं। और ज़्यादातर अगर बात करें जहां सबसे ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है और उनको मानव जाति से खतरा होता है, उनको हॉटस्पॉट बनाया जाता है या उनको हॉटस्पॉट का नाम दिया जाता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा एक तो यहाँ जैव विविधता पाई जाती है, ऊपर से इनको खतरा होता है, ठीक है, इन क्षेत्रों को, तो उनको हम हॉटस्पॉट का फिर क्या कर देते हैं, नाम देते हैं। अभी हम देखने वाले हैं भारत में कितने हॉटस्पॉट स्थित है। हॉटस्पॉट तक जाने से पहले आपको कुछ चीजें यहाँ पर देखनी होगी। तो जैसे हमारा मेन टॉपिक क्या है, जैव विविधता। तो सबसे अगर पूछा जाए आपसे जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है, तो हमने बात कर ली थी इसके बारे में जब हमने एनवायरनमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जाना। वहाँ बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। वहीं अगर आपके एग्जाम में यहाँ से देखिए सीधे सीधे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं कि सर्वाधिक जैव विविधता वाला देश कौन सा है। तो सबसे ज़्यादा जहाँ जैव विविधता पाई जाती है अगर देश पूछा जाए तो आप बताएंगे ब्राज़ील में। ठीक है, ब्राज़ील कहाँ पड़ता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। ठीक है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में पड़ता है आपका ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और आप जानते हैं कि दक्षिण अमेरिका में कौन से जंगल स्थित है, सबसे बड़ा जंगल अमेजन के जंगल स्थित है, अमेजन के जंगल। ठीक है, इनमें आप जानते हैं कि अभी कुछ वर्षों पहले इसमें आग लगी थी अमेजन के जंगल में। तो यहाँ बात करें अमेजन के जंगलों को पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है। ठीक है, पृथ्वी के फेफड़े कहा जाता है कौन से जंगलों को, अमेजन के। कहाँ स्थित है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। और ब्राज़ील भी यहीं पर पड़ता है, ब्राज़ील से ही शुरुआत होती है इन अमेजन के जंगलों की। तो बात करें सबसे ज्यादा जैव विविधता वाला देश कौन सा है, आप बताएंगे ब्राज़ील। अगर पूछे भारत में, ये तो हो गई विश्व में कौन से देश में सबसे ज्यादा है। अगर पूछ ले भारत में किस राज्य में सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो आप बताएंगे केरल राज्य में। अगर राज्य पूछे तो आप क्या बताएंगे, केरल राज्य में। ठीक है, केरल राज्य में भी अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन से घाट में पाई जाती है, तो पश्चिमी घाट में पाई जाती है। भारत में किस घाट पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, और ऑप्शन में दिया गया हो पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट। ठीक है, तो आप बताएंगे पश्चिमी घाट में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है अगर घाट में पूछे। अगर राज्य में पूछे तो आपका जवाब क्या होगा, केरल राज्य में। और अगर घाटी में पूछे तो शांत घाटी में, जिसको साइलेंट वैली के नाम से हम लोग जानते हैं। तो साइलेंट वैली में, जो कि केरल के अंतर्गत स्थित है, केरल राज्य में स्थित है शांत घाटी, साइलेंट वैली, ये जैव विविधता के लिए ही प्रसिद्ध है। कई बार ऐसा पूछ लेता है एग्जामिनर कि शांत घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, आपको ऑप्शन में कुछ भी देगा। ठीक है, तो आप बताएंगे जैव विविधता के लिए। दूसरा ऐसा पूछ सकता है कि शांत घाटी कहाँ स्थित है, आप बताएंगे केरल राज्य में। तो जैसा एग्जामिनर क्वेश्चन करे आपको उसी के तरह से उसको जवाब देना है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब हम देखेंगे कि भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट, भारत में जैव विविधता के हॉटस्पॉट कौन कौन से हैं, जो कि हमने ऊपर मैप की हेल्प से देखे थे। अब उन्हीं को यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो पहला तो है, यहाँ देखिए, पहला है पूर्वी हिमालय क्षेत्र।
ये रहा यहाँ पर, ये मैप बनाने की मैंने अच्छे से कोशिश की है, अच्छा भी लग रहा होगा आपको देख करके। तो ये वाला जो पोर्शन आप देख रहे हैं पूर्वी हिमालय, पूर्वी हिमालय क्षेत्र को भी क्या कहा जाता है, जैव विविधता का ये हॉटस्पॉट बनाया गया है भारत में। तो पहला हॉटस्पॉट तो कौन सा हो गया, पूर्वी हिमालय, ठीक है। और दोस्तों पूर्वी हिमालय वाला जो ये क्षेत्र है इसको जैव विविधता का द्वार भी कहते हैं। और ये गलत होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि आपको बताया जाता है कि भाई सबसे ज्यादा पश्चिमी घाट पर है जैव विविधता, है ना। और ऑप्शन में पश्चिमी घाट भी मिलेगा। जब ये पूछेगा कि जैव विविधता का द्वार किसे कहेंगे तो वही गलती करने के चांसेस रहते हैं। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पर, ठीक है। जैव विविधता का द्वार किसको कहा जाता है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र को, ठीक है। मैंने इसको यहां से ऐसे डिनोट कर दिया है ताकि आप इसको गलत ना करें। तो पूर्वी हिमालय क्षेत्र जो आप यहाँ पर ये देख रहे हैं रेड कलर से इसको डिनोट किया गया है, ये क्या है, पूर्वी हिमालय क्षेत्र है। और ये हॉटस्पॉट है क्योंकि यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर जो पहाड़ियां हैं, ठीक है, ये पहाड़ियां जो यहाँ पर है इनसे टकराकर यहाँ वर्षा ज्यादा होती है ना, वर्षा ज्यादा होती है क्षेत्र में। और जहां ज्यादा वर्षा होगी वहां अपने आप ही जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी। और जब जैव विविधता ज्यादा पाई जाएगी तो वो हॉटस्पॉट निर्धारित कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला हॉटस्पॉट। दूसरा बात करते हैं पश्चिमी घाट की। दूसरा हॉटस्पॉट कहाँ है, पश्चिमी घाट पर। तो आप यहां से लेकर के जितना भी पश्चिमी घाट का एरिया देख रहे हैं ये सभी क्या है, जैव विविधता से भरपूर है। और सबसे ज्यादा जैव विविधता भारत में अगर पूछी जाए तो यहीं पाई जाती है। बहुत सारी अलग अलग प्रजातियों के यहाँ पर पेड़ पौधे जीव जंतु पाए जाते हैं। कौन से घाट पर, पश्चिमी घाट पर, ठीक है। तो यहाँ स्थित है पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट पर केरल पड़ता है ना, यहाँ कहीं केरल पड़ेगा। और केरल के अंतर्गत कौन सी घाटी स्थित है, शांत घाटी। तो शांत घाटी भी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। पश्चिमी घाट के सदाबहार वन को क्या कहते हैं, शोला कहते हैं, ठीक है। पश्चिमी घाट के सदाबहार वन को, ये जब हम घास के मैदान पढ़ रहे थे, है ना, घास के मैदान पढ़ रहे थे तो तब आपसे पूछा गया था शोला घास के मैदान कहाँ स्थित है। तो वहाँ ऑप्शन में था पश्चिमी घाट पर, पूर्वी घाट पर। याद आया कुछ, शायद पहली ही क्लास थी हमारी जब ईवीएस की, उसमें ये चीज मैंने आपको समझाई थी। तो देखिए वहां से कहाँ रिलेट होकर के आया है। आगे बात करते हैं तो इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। अच्छा आपको ये तो पता होगा कि देखिए जो विषुवत रेखा है, ठीक है, विषुवत रेखा है जो कि हमने ऊपर वाले इस वाले इमेज में देखी थी। यहाँ जो ये विषुवत रेखा है इससे जब 23.5 डिग्री हम उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाते हैं या उत्तरी अक्षांश की तरफ जाते हैं 23.5 डिग्री, तो वहां कौन सी रेखा आती है, कर्क रेखा आती है। और कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर के गुजरती है। तो लगभग ये जो भारत की जो स्थिति है वो विषुवत रेखा के आसपास वाले क्षेत्र में आ जाती है, ठीक है, जहां पर ज्यादा वर्षा और ज्यादा गर्मी पड़ती है, ज्यादा तापमान होता है। तो इसी वजह से भारत में कई सारे हॉटस्पॉट आपको देखने को मिलते हैं। एक तो हमने किसके बारे में जान लिया, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट हो गया। तीसरा क्या है, तीसरा हॉटस्पॉट है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। अब ये इंडो बर्मा हॉटस्पॉट कौन सा है इसके बारे में मैं आपको चलिए मैप में दिखाती हूँ। तो इस मैप की हेल्प से हम लोग जानेंगे कौन से हॉटस्पॉट के बारे में, इंडो बर्मा, ठीक है, इंडो बर्मा हॉटस्पॉट की। दोस्तों ये आप देख पा रहे हैं कि भारत के जो इधर पूर्वी राज्य है, ठीक है, भारत के जो ये पूर्वी राज्य है इनके साथ साथ ये यहाँ इधर थाईलैंड, कंबोडिया, ठीक है, और लाओस, वियतनाम, इन सभी देशों में भी यहाँ साथ के साथ ये वाला जो हॉटस्पॉट है ये सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है, ठीक है, सबसे ज़्यादा क्षेत्र में फैला हुआ है। और ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट भी माना जाता है, ठीक है, ये सबसे बड़ा हॉटस्पॉट माना जाता है एज कम्पेयर टू वेस्टर्न घाट, पूर्वी हिमालय घाट, ठीक है। और बाकी सुंडरलैंड्स की अगर बात करें जो कि हमारे महाद्वीप स्थित है जिन पर, तो उनके मुकाबले सबसे बड़ा ये हॉटस्पॉट माना जाता है इंडो बर्मा हॉटस्पॉट, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कितने ज़्यादा क्षेत्र में ये फैला हुआ है, ठीक है। तो चलिए ये भी आपको इसकी स्थिति समझ में आ गई बहुत बढ़िया तरीके से। अब आगे चलते हैं। इंडो बर्मा हॉटस्पॉट हमने देख लिया, भारत के जो उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, ठीक है, जैसे असम और
इधर म्यांमार हो गया, ठीक है, अंडमान द्वीप समूह, ये तो अलग आएगा, अभी आगे चलते हैं। चौथा क्या है, सुंडा हॉटस्पॉट, सुंडा हॉटस्पॉट जिसको इंडो मलाया द्वीप भी कहते हैं। तो चलिए इसको भी यहाँ मैप की हेल्प से देखेंगे। ये जो आप ब्लू वाला एरिया देख रहे हैं इधर, ठीक है, ये दक्षिण पूर्वी एशिया का एक भौगोलिक क्षेत्र है और इसको नाम दिया गया है सुंडालैंड। तो ये भी जैव विविधता की दृष्टि से बहुत ही धनी माना जाता है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है। कौन सा एरिया है ये, एशिया का दक्षिण पूर्वी एरिया जिसको सुंडालैंड्स के नाम से जानते हैं। तो ये भी एक हॉटस्पॉट है यहाँ पर जैव विविधता का। अब अगर हम दोस्तों बात करें कि इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट कौन सा माना जाता है, तो इंडो बर्मा, मैंने दिखाया सबसे ज्यादा एरिया उसी का था। अगर बात करें भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट किसको माना जाता है, तो फिर पश्चिमी घाट को भारत का सबसे छोटा हॉटस्पॉट माना जाता है। लेकिन अगर बात करें ये एरिया वाइज है, अगर पूछे सबसे ज्यादा जैव विविधता कहाँ पाई जाती है भारत में, कौन से घाट पर, तब आप पश्चिमी घाट ही आंसर करेंगे, ठीक है, बिल्कुल। तो ये एरिया के अनुसार ये छोटा बड़ा यहाँ पर बताया गया है, बाकी सबसे ज्यादा तो इसी पश्चिमी घाट में ही पाई जाती है। आगे बात करें तो सर्वाधिक मानव जनसंख्या घनत्व वाला घाट कौन सा है, तो पश्चिमी घाट ही है, ठीक है। आगे बात करें निम्न अक्षांश में उच्च अक्षांश से ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। क्या ये क्वेश्चन आपके लिए नया है? बिल्कुल नया नहीं है, क्योंकि ऊपर हमने देखा था उस ग्लोब की हेल्प से कि जो निम्न अक्षांश पर क्या होती है, जैव विविधता कम होती है, और उच्च अक्षांश वाले जो क्षेत्र होते हैं, सॉरी उल्टा हो गया, जो निम्न अक्षांश पर जो है उच्च अक्षांशों से ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। आप कहेंगे कैसे मैम, निम्न अक्षांश पर कैसे? अरे भाई मैंने आपको बताया तो था कि भाई 0 डिग्री अक्षांश पर तो विषुवत रेखा है, ठीक है, जितना जितना हम इधर बढ़ेंगे 30 डिग्री अक्षांश, 40 डिग्री अक्षांश, 50 डिग्री अक्षांश, तो आप जानते हैं जो निम्न अक्षांश है भाई 0 डिग्री के आसपास वाला जो एरिया है वही तो सबसे ज्यादा पाई जाएगी, यानी निम्न अक्षांश क्षेत्र में ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है एज कंपेयर टू उच्च अक्षांश वाले जो उच्च अक्षांश, ठीक है, बिल्कुल। तो निम्न अक्षांश पर ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है। ये भी एक क्वेश्चन पूछने का तरीका है एग्जामिनर का, ऐसे भी पूछ लिया जाता है, इसी वजह से ऐसे नोट किया गया है। आगे बात करते हैं, केरल में स्थित जो शांत घाटी है, साइलेंट वैली है, वो जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है। आगे बात करें यूएनओ जैव विविधता दशक, यूएनओ ने किसको घोषित किया, कौन से दशक को जैव विविधता दशक घोषित किया गया, तो 2011 से 2020 तक का जो दशक है इसको जैव विविधता दशक के नाम पर घोषित किया गया। ये एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि अभी 2020 का ही ये दशक जो है ये अभी चला हुआ है। तो यहाँ आप याद रखेंगे 2011 से 2020 तक के जो दशक को क्या कहा गया, जैव विविधता दशक कहा गया। तो ये नई ताजी बात है। आगे चलते हैं, ये हमने देख लिया मैप की हेल्प से, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। तो ये चीज हम जान चुके हैं हॉटस्पॉट क्या है। अब हॉटस्पॉट के बारे में जानने के बाद हम लोग फिर वापस से जैव विविधता वाले टॉपिक पर आते हैं, ये भी उसी में था। तो जैव विविधता के लिए संकट के क्या क्या कारण हैं उन पर बात करते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो 2 प्रकार से जैव विविधता के लिए संकट उत्पन्न हो सकता है, कुछ प्राकृतिक कारणों की वजह से और कुछ होते हैं मानव जनित कारण की वजह से। अब मानव जनित कारक कौन कौन से हो सकते हैं, जैसे पहला है प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, कि भाई लोग बाग क्या कर रहे हैं, बड़े बड़े जंगलों को काट करके जो जीव जंतुओं का प्राकृतिक आवास है जहां वो रहते हैं, उनके लिए जब वही काट देंगे, वहां उनके लिए रहने का स्थान नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा भाई, जैव विविधता के लिए संकट वाली बात है, खत्म हो जाएगी जैव विविधता वहां से, ठीक है। तो ये हो गया पहला कारण, जो कि सबसे मुख्य कारण है, ये सबसे मुख्य कारण है जैव विविधता के संकट का। दूसरा बात करें ग्लोबल वार्मिंग, तो भाई इतना ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती जा रही है, पेड़ काटने की वजह से भी, तो ये भी एक कारण है जो कि मानव जनित कारण है। तीसरा है विदेशी प्रजातियों का आक्रमण। विदेशी प्रजातियों का आक्रमण से मतलब ये है कि विदेश से कोई नई प्रजाति का पौधा लाए, ठीक है,
तो वो हमने लगा दिया। उसने इतनी ज़्यादा वृद्धि की, इतनी ज़्यादा ग्रोथ की, इतना ज़्यादा आप कह सकते हैं कि इतना ज़्यादा एरिया में वो फैल गया, उसने इतना ज़्यादा अपनी संख्या को बढ़ा लिया कि जो वहाँ पर दूसरी प्रजाति के पौधे थे उनको उसने नष्ट करना शुरू कर दिया। तो ये भी एक कारण होता है जैव विविधता के लिए संकट का। चौथा है नगरीकरण या औद्योगिकीकरण, कि भाई जंगलों को काट करके बड़े बड़े उद्योग बनाए जा रहे हैं, ये भी जैव विविधता के लिए संकट का कारण है। वहीं अगर बात करें प्राकृतिक कारण की, तो जैसे ज्वालामुखी उद्गार, भाई ज्वालामुखी क्रिया होती है, बहुत सारा जो लावा होता है, लावा निकलता है आसपास के जंगल के पास है तो जंगल में फैल जाता है, जिससे जंगल में आग भी लग जाती है, या फिर हम कहें कि उसकी वजह से वो जो एरिया होता है वो नष्ट हो जाता है, वहाँ के जो जितने भी पादप या जीव जंतु होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। तो ये भी एक कारण है, प्राकृतिक कारण है जैव विविधता के नष्ट होने का। दूसरा है सूखा पड़ जाना, अकाल पड़ जाना, ठीक है, जलवायु में परिवर्तन होना। तो ये कैसे कारक है? ये सभी जैव विविधता के लिए खतरा या संकट उत्पन्न करने वाले ये कारण थे। अब दोस्तों खतरा हमने देख लिया कैसे कैसे उत्पन्न होगा। अब कुछ ना कुछ उसको संरक्षण करने के लिए भी तो चाहिए, बचाने के लिए क्या किया जाता है? जैव विविधता को बचाने के लिए दो प्रकार के तरीके से हम संरक्षण उसका कर सकते हैं। दो कौन कौन से प्रकार है? तो पहला है स्व स्थानीय संरक्षण। अब इसी से रिलेटेड जो हमारी पिछली शायद क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया था, जहां मैंने आपको कहा था कि आप इसको पढ़ के परेशान ना होइए, जैव विविधता वाला टॉपिक जब मैं आपको कराऊंगी तो मैं इस चीज को बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो वो यहीं से क्वेश्चन बना हुआ था आपके प्रीवियस पेपर में। अब इसको अच्छे से देखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। जैव विविधता संरक्षण दो प्रकार से किया जा सकता है, स्व स्थानीय संरक्षण जिसको हम इन सीटू कहते हैं, दूसरा है पर स्थानीय संरक्षण जिसको एक्स सीटू कहते हैं। अब ये क्या है, स्व स्थानीय क्या है, पर स्थानीय क्या है? तो बहुत आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए, जब पेड़ पौधे या जीव जंतु को उनके अपने प्राकृतिक आवास में ही अनुकूल दशाएं उपलब्ध करा करके उनको वहीं उसी स्थान पर उनके प्राकृतिक आवास में ही उनको संरक्षित जब किया जाता है तो वो होता है स्व स्थानीय संरक्षण या इन सीटू रिजर्वेशन। ठीक है, स्व स्थानीय संरक्षण यानी उनके स्वयं के स्थान पर जहां वे रहते हैं, जो उनका प्राकृतिक आवास है, उसी आवास पर उनको उनके अनुकूल दशाएं उत्पन्न करके वहीं उनका संरक्षण करना। ठीक है, परिस्थानीय में क्या होगा? जो भी संकटग्रस्त जीव जंतु की प्रजातियां हैं उनको उनके प्राकृतिक आवास से हटा करके किसी अन्य कृत्रिम आवास में ले जा करके वहां उनका जो संरक्षण किया जाता है उसको परिस्थानीय संरक्षण कहते हैं, एक्स सीटू कहते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पर इन सीटू में क्या क्या आएगा स्व स्थानीय में? जैसे वहीं पर राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर देना, उन्हें उनके प्राकृतिक आवास में ही क्या करना, उनकी संख्या को बढ़ाना या उनका संरक्षण करना। दूसरा, वन्य जीव अभ्यारण्य, पक्षी विहार, बायोस्फीयर रिजर्व, ये सभी उदाहरण हैं इन सीटू के, यानी उनके प्राकृतिक स्थल पर ही उनको सारी की सारी जो आप कह सकते हैं कि दशाएं हैं, उन अनुकूल दशाएं हैं उनकी वृद्धि के लिए, ग्रोथ के लिए, ठीक है, जैव विविधता बढ़ाने के लिए वो सब उपलब्ध कराई जाती है। लेकिन जब कोई संकटग्रस्त जीव जंतु, पादप या कोई जंतु होता है उसको जब किसी अन्य स्थान पर ले जाके कृत्रिम रूप से संरक्षण दिया जाता है तो कहाँ कहाँ ले जा सकते हैं? जैसे चिड़ियाघर में ले जाते हैं। ठीक है, कोई प्रजाति विलुप्त होने वाली हो उसको चिड़ियाघर में ले जा करके वहाँ उसका संरक्षण किया जाता है। वनस्पति उद्यान, जंतु उद्यान बनाए जाते हैं इसके संरक्षण के लिए। बीज बैंक, जीन बैंक, नर्सरी, ठीक है, हर्बेरियम और निम्न तापीय संरक्षण, ये उदाहरण आपको पता होना चाहिए कौन सा इन सीटू का है और कौन सा एक्स सीटू का है, क्योंकि कई बार उदाहरण देके पूछ लेगा ये निम्न में से किससे संबंधित है। ठीक है, बिल्कुल। आगे चलते हैं जलीय जैव विविधता। तो जलीय जैव विविधता की जब हम बात करते हैं कि भाई जलीय जैव विविधता कहाँ सबसे ज्यादा पाई जाती है, तो जहां भी परवाल भित्ति वाले द्वीप होंगे, ठीक है, परवाल भित्ति कौन सी? मूंगा की जो चट्टानें बनती है, कैल्शियम की उनकी जो परत होती है उससे जो चट्टानें बनती है, मूंगा एक जीव होता है,
ठीक है, उससे जब कोई भित्ति बनती है उसको परवाल भित्ति नाम देते हैं। तो उस वाले क्षेत्र में सबसे ज्यादा जलीय जैव विविधता पाई जाती है, क्योंकि उसके आसपास छोटी मछलियां आती है, ठीक है, द्वीप के आसपास जहाँ परवाल द्वीप होता है, फिर उनको खाने बड़ी मछलियां आती है। तो ऐसे करके बहुत सारे जीव जंतु वहां हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस वाले क्षेत्र को, उस वाले द्वीपीय क्षेत्र को हम जलीय जैव विविधता का सबसे बड़ा केंद्र मानते हैं। तो विश्व में जलीय जैव विविधता का जो सबसे बड़ा केंद्र है वो है ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ। ग्रेट बैरियर रीफ जो कि विशाल परवाल भित्ति जिसको हम कहते हैं, ठीक है, ग्रेट बैरियर रीफ मूंगे की चट्टानों की बनी हुई जो भित्ति है, ये विश्व में और भारत में अगर बात करें तो भारत में लक्षद्वीप जो है ये भी जो परवाल भित्ति से बना द्वीप है, ठीक है, लक्षद्वीप। तो ये दोनों क्या है, जलीय जैव विविधता के उदाहरण हैं। आगे बात करें तो पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कौन सी संस्था कार्यरत है, कौन सी संस्था पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देती है, जैव विविधता को बढ़ावा देती है, तो आपको इसके बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ। इसका नाम है IUCN, आपके पेपर में बहुत बार पूछी गई है। IUCN की फुल फॉर्म क्या होगी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ कंजर्वेशन ऑफ नेचर। हेडक्वार्टर इसका स्विट्जरलैंड में स्थित है और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। मेरे ख्याल से अब आपको ये बहुत अच्छे से याद हो गया होगा। काम क्या है IUCN का, तो इसका काम है रेड डाटा बुक को जारी करना, ठीक है। आगे बात करेंगे तो दोस्तों किसी भी जीव के या किसी भी पादप के, जीव जंतु के विलुप्त होने की घोषणा कब करी जाती है, जब 50 वर्षों तक वह दिखाई ना दे, ठीक है। 50 वर्षों तक अगर कोई जीव हमें दिखाई नहीं दिया तो फिर उसको विलुप्त श्रेणी में उसको रखा जाता है, उसको घोषित कर दिया गया है कि ये विलुप्त हो चुका है। आगे बात करें कि विश्व में जो जैव विविधता है उसमें भारत का स्थान कौन से नंबर पर है, यानी जैव विविधता में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन है। 12वां स्थान पर जो है अभी फिलहाल में भारत है जैव विविधता के मामले में, विश्व में 12वां स्थान है भारत का। अब इसी से संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम जानेंगे, जहां से आपको सीधा सीधा क्वेश्चन मिल जाएगा। तो ये फैक्चुअल है, वन लाइनर की फॉर्म में आप इनको जान सकते हैं। तो भारत में जैव विविधता अधिनियम कब बना, तो 2002 में। जैव विविधता संधि कब प्रभावी हुई, 1993 में। इनको ऐसे ही आपको याद रखना है। बात करें जैव सुरक्षा से संबंधित जो कार्टाजेना प्रोटोकॉल को कब अंगीकार किया गया या कब अंगीकृत किया गया संविधान में, तो 2000 में, सन 2000 में, ठीक है। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण कहाँ स्थित है, चेन्नई में स्थित है। जीवाश्म नेशनल पार्क कहाँ है, तो मध्य प्रदेश के मांडला में स्थित है। अंतरराष्ट्रीय जैव कार्यक्रम की स्थापना 1963 ईस्वी में की गई। भारत में विश्व की लगभग 7 से 8% जैव विविधता पाई जाती है, ठीक है। भारत में विश्व की लगभग 7 से 8% तक जैव विविधता पाई जाती है। दोस्तों ये था आपका जैव विविधता का पूरा संपूर्ण निचोड़। इससे बाहर आपका कुछ नहीं जाएगा। इसको बहुत अच्छे से एक बार और देख लीजिए अगर कहीं भी थोड़ा सा भी डाउट रह गया है, और इसके नोट्स आप बहुत अच्छे से ज़रूर मेंटेन करें, क्योंकि सारी चीज़ें एकदम ऐसे बिल्कुल जिसके चांसेस है पेपर में आने के, फालतू का कुछ भी इसमें ऐड नहीं किया गया है। सारी चीज़ें एकदम आप कह सकते हैं कि बिल्कुल मज़ेदार वाली है। और इसी के साथ मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी। आप लोग बात करें पॉलिटी को लेकर के थोड़े से परेशान हैं कि भाई पॉलिटी की कैसे शुरुआत की जाए, मैम पॉलिटी वाला सिलेबस आप कब कराएंगी, कब शुरू करेंगी पॉलिटी, आप पॉलिटी तैयार नहीं है, ऐसे आपके बहुत सारे मेरे पास सवाल आ रहे हैं। तो देखिए पॉलिटी के लिए बिल्कुल मैं आपके लिए नोट्स बनाने में जुटी पड़ी हूँ, और बहुत ही जल्दी अगर मैं आपकी बात करूँ तो बहुत जल्दी मैं आपकी अब पॉलिटी की ही क्लास शुरू करूँगी। और पॉलिटी की क्लास शुरू नहीं, ये समझिए एक ही मैराथन लूँगी, ठीक है, महामैराथन, उसको मैराथन का नाम देंगे, महामैराथन तो नहीं, ठीक है। और उस मैराथन में
1.5 या 2 घंटे के आसपास की वो क्लास होगी। पूरी पॉलिटी मैं आपको ख़त्म करवा दूंगी, और अगर आपने उस पॉलिटी के वे सिर्फ उतना ही आपने कवर कर लिया, आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इतना बढ़िया तरीके से मैं आपको वो याद करवाऊंगी क्लास में, उस 1-1.5-2 घंटे में आपको बस सुनना है ध्यान से। और ऐसा मैं उसको क्लास में ही आपको याद करा दूंगी, आपको वे नोट्स भी बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन तरीके से मैं जुटी पड़ी हूँ आपके लिए नोट्स बनाने में, इसीलिए थोड़ा सा पॉलिटी को मैं शुरू नहीं कर रही हूँ। एक ही क्लास में हम खत्म कर देंगे, आपको टेंशन लेनी ही नहीं है। भाई मेरी दिक्कत होनी चाहिए, वो मैं कैसे आपको कोर्स पूरा कराऊंगी। समय से पहले आपको आज ही बता देती हूँ, 15 तारीख से पहले पहले ईवीएस का कंप्लीट सिलेबस आपका हो जाएगा, ठीक है, ईवीएस का। और जो ये पॉलिटी हम करेंगे ना, ये आपके पेपर 2 में भी इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए रामबाण होगी। बस ये एक क्लास आपके लिए काफी रहेगी पॉलिटी की, आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की पॉलिटी में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्वेश्चंस भी इसी क्लास में मैं आपको पॉलिटी के लगवा दूंगी, जितने प्रीवियस ईयर पेपर में पूछे जा चुके हैं। अब तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी मेरे ख्याल से, और मैंने आपको बता दिया 15 से पहले पहले आपका सिलेबस मैं पूरा करा दूंगी बहुत बढ़िया तरीके से। बस आप लोग ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करने की कोशिश कीजिए, ताकि मेरे अंदर वो स्पिरिट बनी रहे आपके लिए काम करने की, ठीक है। तो अपने सभी मित्रों को आप सजेस्ट जरूर किया कीजिए, जो भी आपका फ्रेंड, आपका कोई भी दोस्त जो टेट की तैयारी कर रहा है, उसको आप सजेस्ट जरूर किया कीजिए कि वो भी आके एक बार क्लास को देखिए। अच्छी लगती है तो बढ़िया बात है, नहीं कोई कमी लगती है तो वो भी बताइए। बाकी अब आपसे मैं नेक्स्ट क्लास में मिलूंगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अपने कमेंट्स में बताना जरूर याद रखिए कि आपको क्लास कैसी लगी। आपसे फिर मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।